गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए कोर पेपर 6 जिसका नाम है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस वो शुरू करने वाले हैं। और आज हम लोगों का टॉपिक है, चूंकि ये हमारा पहला क्लास होगा इनकम टैक्स के लिए, और ये हम लोग असेसमेंट ईयर 2020-21 देख रहे हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो हम लोग आज टॉपिक शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि टैक्स क्या होता है, सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि टैक्स क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, और भारत में टैक्स का जो उद्भव है वो किस रूप में और कब हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम लोगों के मन में सवाल यही उठता है कि व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या है। लेकिन इस सवाल के जवाब को देने से पहले मैं आप लोगों से कोई सवाल करना चाहूंगा। आप मुझे पहले बताइए कि आप में से कोई टैक्स देते हैं? आप में से कोई भी लोग टैक्स देते हैं या कभी दिया है? तो आपका जवाब होगा नहीं। आप यही कहेंगे कि सर मैंने आज तक कभी भी टैक्स नहीं दिया है, या मैं टैक्स नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? तो हम तो अभी क्या हैं, बच्चे हैं। हम अभी बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, कोई हमारा इनकम नहीं है, तो हम लोग टैक्स नहीं दे सकते या नहीं देते हैं। आप कहेंगे कि हमारे घर में टैक्स तो पिताजी का पेमेंट करना, हम लोग कभी भी टैक्स का पेमेंट नहीं किए हैं। तो मैं कहूंगा कि आप सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। आप सभी लोग झूठ बोल रहे हैं कि आपने कभी टैक्स नहीं दिया। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो टैक्स नहीं देता हो। चाहे किसी भी रूप में टैक्स देना पड़े, टैक्स आपको देना ही पड़ता होगा, भले आपको पता नहीं चलता हो। एक कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर दो ही बात सच है। इस पृथ्वी पर दो ही बातें सच है। दो ही बातें सच है भाई। तो पहला क्या बात है? पहला बात है कि जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है। जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है। मतलब जिसमें जीवन है उसका अंत भी किसी न किसी दिन होना ही है। और दूसरा एक बात और सच है कि जब तक जीवन है तब तक टैक्स तो देना ही पड़ेगा। टैक्स तो देना ही पड़ता है, चाहे किसी रूप में। तो इसीलिए मैंने कहा जब आप लोग जी रहे हैं तो टैक्स भी जरूर दे रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप लोग सब झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अब कैसे समझिए। तो कैसे समझने के लिए मैं आपको एक ये पिक्चर दिखा रहा हूं। इसे पहचानते हैं? ये क्या है? तो काफी लोग जो है यहाँ पे घूमने जाते होंगे। ये है न्यूक्लियस मॉल। तो न्यूक्लियस मॉल आप घूमने के लिए जाते हैं, तो न्यूक्लियस मॉल में कभी घूमने के लिए गए या किसी को घुमाने के लिए गए? किसे घुमाने के लिए जाना है? आपको पता है किसे आप घुमाने के लिए जाते हैं।
तो जब आप न्यूक्लियस मॉल जाएंगे, किसी को घूमने के लिए निकले हैं, घुमाने के लिए निकले हैं या खुद घूमने के लिए निकले हैं, शॉपिंग करना है, तो भाई चलो मूवी देखते हैं। कहाँ चलते हैं? मूवी देखने चलते हैं पीवीआर में। मूवी देखेंगे पीवीआर में, खाना खाएंगे कावेरी में, उसके बाद शॉपिंग करेंगे, उसके बाद आराम से घर आ जाएंगे। ठीक है, तो मूवी देखने गए, तो मूवी देखने के लिए आपने टिकट परचेज किया होगा। तो टिकट जब आपने परचेज किया तो केवल मूवी देख करके आप चले आते हैं, लेकिन जब अगली बार जाइएगा तो उस मूवी के लिए जो आपने टिकट परचेज किया था पीवीआर से, उसके टिकट को भी आप देखिएगा। जब आप उसके टिकट को देखिएगा तब आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा कि टिकट का नेट जो दाम है वो है 75 रुपए, लेकिन इसमें आपसे टैक्स लिया गया है इंटरटेनमेंट टैक्स 50 रुपया, ई टैक्स। ये कौन सा टैक्स है? इंटरटेनमेंट टैक्स। कितना रुपया का? 50 रुपया का। मीन्स आपके टिकट की कीमत है 75 रुपए, आपसे टैक्स लिया गया है 50 रुपए, तब जाकर के आपके टिकट की कुल कीमत हो गई है 125 रुपए। मीन्स आपने मूवी देखते समय 50 रुपये का टैक्स दिया ना। और आप अभी शुरू में बोल रहे थे कि हम तो टैक्स कभी देते ही नहीं हैं। अब आप देख लीजिए, आपने टैक्स दिया है, आपको पता भी नहीं था कि आप टैक्स दे रहे हैं। तो मैंने जो बातें कही कि अगर इस पृथ्वी पर जीवित रहना है या जीना है, तब भाई आपको टैक्स तो किसी न किसी रूप में देना ही होगा। चलिए, ये तो हो गया मूवी के बाद। अब आप मूवी देख करके निकले हैं, 3 घंटे की मूवी थी, आप देख करके निकले और थोड़ा खाना खाने का मन किया तो आप चले गए कावेरी रेस्टोरेंट और वहां पर आपने खाना खाया। तो आपने देखा कि आपका जो बिल बन रहा है वो टोटल बिल बना है 260 रुपीज का, जिसमें बेसिक अमाउंट है 248 प्लस आपसे 2 टैक्स यहां पर लिया गया है। ये है एसजीएसटी और सीजीएसटी। ये आपका जीएसटी का पार्ट है, आप पढ़ेंगे जीएसटी बाद में, तो वहां पर आपको बताया जाएगा जीएसटी इज ए फॉर्म ऑफ टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, कहने का मतलब है कि आपने यहाँ पर भी 2.5% और 2.5% मतलब कुल मिलाकर के 5% के हिसाब से टैक्स खाने के लिए रेस्टोरेंट के बिल पे आपने चुकाया है, आपने यहाँ पर भी टैक्स दिया है। तो मैं कह रहा था कि आप किसी न किसी रूप में टैक्स देते ही देते हैं, भले आपको पता ना चले। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो हमसे किसी न किसी रूप में, गवर्नमेंट जो है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में हमसे टैक्स वसूलती है, हमसे टैक्स वसूलती है। क्योंकि टैक्स वसूलने का अधिकार जो है हमारे लेजिस्लेशन ने केवल गवर्नमेंट को ही दिया हुआ है, तो वो हमसे टैक्स वसूलती है। आप अगर कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए तो आपसे टैक्स लग जाएगा, अगर आप कहीं खाना खा रहे हैं तो आपको टैक्स लग जाएगा, अगर आप कोई इंटरटेनमेंट का काम कर रहे हैं तो आपको टैक्स लग जाएगा, और आपका अगर कोई इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, आप कहीं से कमाई कर रहे हैं तो भी आपको टैक्स लग जाएगा। और ये टैक्स आपसे कौन वसूलती है? तो सरकार वसूलती है। तब आपके मन में दूसरा सवाल आता होगा कि सर, कमाई मेरा, मेहनत हम करते हैं, दिन भर हम काम करते हैं, और टैक्स हमसे सरकार क्यों वसूलती है? सरकार हमारे लिए क्या करती है जो हमसे टैक्स वसूलती है? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं करती है, लेकिन कुछ तो काम करना पड़ता है ना उसको भी। तो सवाल अब मन में आपके उठ रहा है कि
आखिर सरकार हमसे टैक्स क्यों वसूलती है? तो भाई सरकार आपसे टैक्स क्यों वसूलती है, देख लीजिए। सबसे पहले तो बात होती है सिक्योरिटी की, नेशनल सिक्योरिटी। तो एक्सटर्नल भी हो सकता है सिक्योरिटी, और ये हो सकता है इंटरनल सिक्योरिटी भी। ठीक है, जैसे मान लो कि ये इंडिया है, मान लो ये इंडिया है, मान लो ये इंडिया है। ठीक है, इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है। तो सरकार आपको बोलती है कि भाई हमको अपना सुरक्षा करना होगा, नहीं तो पाकिस्तान वाला क्या कर देगा। हालांकि इंडिया चाहे तो पाकिस्तान को तो तुरंत धूल चटा दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। चाइना जो है अपना एग्रेशन दिखाती है कि बाहर के देश जो है, थोड़ी मजबूत कंट्री अगर है तो आपके ऊपर क्या करेगी, एग्रेशन दिखाएगी, आपको आंख दिखाएगी। तो सरकार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ता है अपने देश के लोगों के लिए। तो उसके लिए सेना चाहिए, उसके लिए हथियार चाहिए, वेपन्स चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को फंड्स की आवश्यकता है, इसके लिए गवर्नमेंट्स को फंड की आवश्यकता है। ये तो बात हो गया सिक्योरिटी की। और जब हम लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी दोनों आपको होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। आप अपने घर में रह रहे हैं तो अगल बगल अड़ोस पड़ोस का माहौल भी तो आपको अच्छा चाहिए। कुछ गुंडे बदमाश लोग जो है आपको आकर के परेशान करेंगे, आपको ठीक से काम करने नहीं देंगे या रहने नहीं देंगे। तो उन लोगों से सुरक्षा के लिए भी तो आपको पुलिस चाहिए। तो सेना का खर्च हो गया है, पुलिस का खर्च हो गया है। सिक्योरिटी के लिए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट रिक्वायर्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड। गवर्नमेंट रिक्वायर्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड। तो वो ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड कहां से आएगा भाई? तो आने का तो और भी सोर्सेज है, गवर्नमेंट के बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम है, उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे तुरंत में। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्यों गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों वसूलती है। तो फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं शिक्षा के लिए। तो भाई एजुकेशन भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज, एम्स की स्थापना की गई है और ऐसे अन्य बहुत सारे अस्पताल स्थापित किए गए हैं जहां पर लोगों को मुफ्त में इलाज किया जाता है या काफी कम दर पे इलाज किया जाता है। तो यहाँ पर भी तो एक्सपेंसेस होते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। तो उन एक्सपेंसेस को कहाँ से पूरा किया जाएगा? तो वही टैक्स से पूरा किया जाएगा। मीन्स एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए हमारा जो देश है वो कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट। तो एक वेलफेयर स्टेट के निर्माण करने के लिए गवर्नमेंट जो है अपने सिटीजन से टैक्स कलेक्ट करती है। ये तो बात हो गया सुरक्षा का, शिक्षा का, हॉस्पिटल्स का। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम हैं, जैसे ब्रिज बनाने हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, डैम्स बनाने हैं, रेलवेज है, रोड से देखिए, रोड भी आपको याद आता होगा कहाँ का रोड है, पतरातू का रोड है ये। तो रोड्स बनाने हैं, रेलवेज एक्सपैंड करना है, रेल लाइनें बिछानी है, रेलवे में नए नए टेक्निक्स लाने हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करना है, ब्रिजेस बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं। ये सब आपका पार्ट है किस चीज का? तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट को एक ह्यूज अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है। तो उन सारे रकम की जो आवश्यकता पड़ रही है वो कहाँ से गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी? तो वो आपसे और हमसे ही किसी न किसी रूप में टैक्सेस जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। तो इसी को अगर हम लोग देखें तो हम लोग अब कह सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट it is the government of any country, it is the government of any country that is responsible for the welfare of its citizens, that is responsible for the welfare of the citizens। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात अगर हम लोग करें
तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहा है वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। तो वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स में इनको क्या क्या करना है? तो भाई दे हैव टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। कहां से देना है सिक्योरिटी? तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल मैटर्स में सिक्योरिटी चाहिए। उसके बाद है एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब प्रोवाइड करना है हमारे राज्य के नागरिकों को। तो उसके लिए एक ह्यूज फंड ऑफ की आवश्यकता है। और गवर्नमेंट की जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि खाली पाकिस्तान का भय दिखला करके रुपये ऐंठने हैं, बल्कि देश का विकास भी धीरे धीरे करना है। तो देश का विकास कैसे होगा? जब आप देश के आर्थिक ढांचे को और मजबूत करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेंगे, तब ही आपका देश जो है धीरे धीरे विकसित होगा। तो उसके लिए आपको क्या करने होंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बनाने होंगे, डैम्स बनाने होंगे, ब्रिजेस बनाने होंगे, रेलवे लाइनें और बिछानी होगी, एडवांसमेंट करना होगा इनमें। तभी जाकर के आपका जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हो जाएगा। ये सारे काम जो है, ये सारे काम हम लोग नहीं कर सकते, हम और आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो हम इन्हीं सारे कामों को करने के लिए अपने लोगों के बीच में से ही गवर्नमेंट का चुनाव करते हैं। सरकार हम ही बनाते हैं और हम में से ही किसी लोग को मिला करके सरकार बनाया जाता है। बाय द पीपल फॉर द पीपल वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, ठीक है? तो ये उन स्पेसिफिक लोगों का चुनाव किया जाता है और उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप लोग ये काम कीजिए। क्या काम कीजिए? तो वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स के लिए काम कीजिए, सिक्योरिटी की काम कीजिए, एजुकेशन के लिए काम कीजिए, हेल्थ के लिए काम कीजिए, रोड बनाइए, डैम बनाइए, रेलवे लाइनें बिछाइए। और हम लोग जो सिटीजन्स हैं, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मेहनत करेंगे देश के लिए, और जो भी हम लोग अर्न करेंगे, जो भी हम लोग इनकम अर्न करेंगे, उसमें कुछ हिस्सा जो है आप लोगों को देंगे, सो दैट ये जो खर्चे हैं उन खर्चों को आप पूरा कर सके। दैट इज वाई गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम इट्स सिटीजन। यही वजह है कि सरकार जो है अपने नागरिकों से कर वसूलती है। आई होप यहां पर आपको बातें समझ में आ गई होगी कि टैक्स क्या है और सरकार हमसे टैक्स क्यों वसूलती है। यहां पे बताया जा रहा है स्लाइड में आपको कि द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है? इज फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, सरकारी जो डिपार्टमेंट से, वहां से जो काम हो रहा है वहां से कुछ लाभ आता है, वहां से भी गवर्नमेंट को कुछ इनकम प्राप्त होता है। उसके बाद है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज आरबीआई वगैरह, जो इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे हैं, वहां से जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो एक सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद है असिस्टेंस और ग्रांट्स, जो फॉरेन कंट्री से ग्रांट और एड्स और जो उनको मदद मिल रही है वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन इन सभी के अलावे, स्पाइट ऑफ द अबव सोर्सेज, द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। इन सभी के अलावे जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का वो है क्या है? टैक्स है। और टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है या इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है। अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद कि टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है, और ये जो है सरकार का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है।
ठीक है। अब हम लोग आंसर दे सकते हैं कि टैक्स क्या है और सरकार हमसे टैक्स क्यों वसूलती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टैक्स इज ए चार्ज और बर्डन laid upon a person for supporting the government for performing the above task। सरकार को देश के लिए बहुत सारे कार्य करने होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को एक ह्यूज अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है। तो सरकार को सपोर्ट करने के लिए, सरकार को मदद करने के लिए आप इन सभी कार्यों को करिए। सरकार जो है अपने यहाँ के नागरिकों से क्या करती है, टैक्स वसूलती है, ताकि सरकार इन सभी कार्यों को पूरा कर सके। ठीक है, ये हो गया आपका टैक्स। आगे कहा जा रहा है कि ए टैक्स इज नॉट ए वॉलेंटरी पेमेंट और डोनेशन। ए टैक्स इज नॉट ए वॉलेंटरी पेमेंट और डोनेशन। टैक्स जो है वॉलेंटरी पेमेंट या डोनेशन नहीं है, मीन्स आप अपनी इच्छा से टैक्स नहीं देते हैं, बट एन इन्फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। ये इन्फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है जो कि सरकार आपसे वसूलती है। टैक्स वॉलेंटरी देना और टैक्स वसूलना दोनों में फर्क होता है। ठीक है, हर कोई चाहता है कि हम अपना टैक्स क्या कर ले, बचा ले। आप अपने पिताजी से पूछिएगा जाकर के, या भैया से पूछिएगा कि आप जो टैक्स देते हैं तो मन से देते हैं कि मजबूरी में देते हैं। तो लोग मन से तो नहीं देते हैं टैक्स, मजबूरी ही में देते हैं। हर कोई चाहता है कि हम अपना टैक्स बचा ले, इसलिए ये वॉलेंटरी पेमेंट नहीं कहलाता है, इट इज एन इन्फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। ये इन्फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है जो कि लेवी किया जाता है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा, जो कि हमारे यहाँ कौन है, गवर्नमेंट। वो भी कौन सा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दस टैक्सेस आर कलेक्टेड टू फुलफिल द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है गवर्नमेंट के, उन्हें पूरा करने के लिए ही टैक्स वसूला जाता है। ठीक है, तो यहां तक के बाद हम लोग अब सीख गए हैं, या आप सीख चुके होंगे कि टैक्स क्या है और टैक्स क्यों वसूलती है सरकार हमसे। मैंने अभी तक इनकम टैक्स की बात नहीं की, अभी तक मैं केवल टैक्स की बात कर रहा था कि टैक्स क्या होता है। हम लोगों का जो पेपर है वो स्पेसिफिकली इनकम टैक्स पे कंसेंट्रेटेड है। इनकम टैक्स जो है इट इज ए डायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स होता है। तो अभी हम लोग इनकम टैक्स पे आएंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि टैक्स जो है वो दो तरह का हो सकता है। पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में देख लीजिए, आपको एग्जांपल दिया हुआ है इनकम टैक्स का, और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी है, कस्टम है, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह जो आपको एग्जांपल में दिया मैंने, वो सब इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पर पेमेंट करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स का जब आप पेमेंट करेंगे तब आपको मालूम चल जाएगा, क्योंकि ये आपके इनकम पे ही लिया जाता है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं अभी इनकम टैक्स के बारे में कि इनकम टैक्स क्या है। ये इनकम टैक्स के बारे में लिखा गया है यहाँ पे। इनकम टैक्स इट इज ए टैक्स, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट टैक्स देखना है इसलिए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अभी ये हम लोगों को पढ़ना है सेमेस्टर 4 में जीएसटी, तो जब वहां पे आप आएंगे तो देखा जाएगा। नेक्स्ट है, इट इज ए टैक्स levied by the government of India on the income of every person. Because it is levied on the income of every person, that is why it is known as income tax. इनकम टैक्स क्या है?
तो भारत की सरकार के द्वारा अपने यहाँ के प्रत्येक नागरिकों के इनकम पर जो टैक्स लगाया गया है, आय पर जो टैक्स लगाया गया है, उस टैक्स को ही क्या कहते हैं हम लोग? इनकम टैक्स। हिंदी में कहा जाता है इसको आयकर। आयकर मीन्स आय पर कर, आय मीन्स इनकम, कर मतलब टैक्स, इनकम टैक्स। दैट वाई इनकम ऑफ एवरी पर्सन पे जो टैक्स लगाया गया है वो है हमारा इनकम टैक्स। ये किसके द्वारा लगाया गया है? गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट में भी कैसी गवर्नमेंट? स्टेट या सेंट्रल? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये लेवी किया जाता है और कलेक्ट भी किया जाता है। लेवी करने का मतलब हो गया पुट अप करना, लगाना। कलेक्ट भी कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। इट इज ए डायरेक्ट टैक्स। ये कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। अभी डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और आगे बढ़े, the provisions governing the income tax law are given in Income Tax Act 1961. Income Tax Act 1961. It is an important and most significant source of revenue of the government. ठीक है, तो ये बात हो गया इनकम टैक्स का। अभी तक हम लोगों ने सीखा था टैक्स के बारे में, अभी हम लोग कुछ जानने लगे हैं कि इनकम टैक्स क्या है। तो इनकम टैक्स क्या है कि प्रत्येक इंडिविजुअल के इनकम पर जो टैक्स लगाया जाता है वही क्या है? इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है और इनकम टैक्स से संबंधित जितने भी लॉ दिए गए हैं वो दिए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जहां से ये गवर्न किया जाता है। और यह जो है इनकम टैक्स जो है ये सरकार का एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने दूसरे सब टॉपिक के बारे में जो कि है हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया की बात अगर हम लोग करें तो हिस्ट्री को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक डिवाइड कर सकते हैं एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में क्या टैक्स था, और दूसरा डिवाइड कर सकते हैं हम लोग मॉडर्न इंडिया, कि मॉडर्न इंडिया में इनकम टैक्स का क्या हिस्ट्री है। तो एंशिएंट इंडिया की बात करें अगर हम लोग, पहले बात करते हैं हम लोग एंशिएंट इंडिया की, कि प्राचीन काल में कहां से जो है हम लोगों के भारत के बारे में, मतलब सॉरी इनकम टैक्स के बारे में जानकारी या कुछ देखने को मिलता है। तो महर्षि मनु की पुस्तक है मनुस्मृति। आप लोग सभी लोग सुने होंगे इसका नाम। सोच लीजिए, मनु से ही मनुष्य बना है, मतलब जब से मनुष्य आया है तब से टैक्स है ना। इसीलिए मैंने कहा कि इस पृथ्वी पर दो ही बात सच है। एक तो पहला कि अगर जिए हैं, अगर आपने अगर 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 आपने जन्म लिया है तो आपको मरना भी निश्चित है एक दिन, है ना। मौत से किसकी यारी है? आपको एक दिन निश्चित मरना भी है, और जब तक जीना है तब तक टैक्स तो भाई देना है। तो वहीं पर है कि मनुस्मृति में भी इस बात का उल्लेख है कि टैक्स उस समय भी किसी न किसी रूप में दिया जाता था। क्या लिखा हुआ है वहां पर, तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मनु हैज लेड डाउन दैट, मनु ने कहा है कि ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस मीन जो कलाकार हैं या जो व्यापारी हैं, शुड पे 1/5 ऑफ हिज प्रॉफिट्स इन गोल्ड एंड सिल्वर। मीन्स उनका जो प्रॉफिट होता था, उनका जो लाभ होता था, उसका 1/5 हिस्सा वो गोल्ड या सिल्वर के रूप में अपने यहाँ के जो रूलर हैं, जो राजा थे, उनको देना पड़ता था टैक्स के रूप में। जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, जो किसान हैं वहाँ के, उन्हें या तो 1/6 या 1/8 या 1/10 जो है अपने फसल का जो लाभ हो रहा है वो देना पड़ता था। फसल का मतलब लाभ नहीं, फसल ही देना पड़ता था। मतलब जैसे मान लो धान हुआ तो 1/6 हिस्सा जो है वो सरकार के खजाने में जाकर के जमा
कराया जाता था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और जब अकाल पड़ता था तो राजा क्या करता था, अपने उसी खजाने का दरवाजा खोल देता था कि लो ले जाओ, तुम ही लोग का जमा किया हुआ है। अभी हम लोग इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनुस्मृति की पुस्तक जो मनुस्मृति जो है पुस्तक महर्षि मनु के द्वारा लिखी गई है, उसमें भी उन्होंने टैक्स का जिक्र किया है कि जो ट्रेडर्स है और आर्टिसंस हैं, मीन जो व्यापारी हैं और जो कलाकार कहें हम लोग या फिर मूर्तिकार वगैरह हम लोग बोल सकते हैं, वो लोग अपने लाभ का 1/5 हिस्सा गोल्ड या सिल्वर के रूप में सरकार के या रूलर के या राजा के खजाने में जमा कराते थे। और जो किसान थे उन्हें अपनी फसल का 1/6 हिस्सा या 1/8 हिस्सा या 1/10वां हिस्सा, जैसे उस समय की परिस्थितियां होती थी, उसके हिसाब से गवर्नमेंट के या रूलर के खजाने में, राजा के खजाने में जमा कराना पड़ता था। तो ये कहीं ना कहीं टैक्स की ओर इशारा कर रहा है कि भाई आप मेरे राज्य में रह रहे हैं तो अगल बगल के जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे सुरक्षा आपको देना है, तो सुरक्षा के लिए धन की आवश्यकता होगी। तो वो धन राजा कहाँ से लाएगा, तो आपसे ही वो किसी न किसी रूप में वो धन क्या करता था, वसूलता था और उसे जमा करके रखता था, और जब जरूरत पड़ती थी तो उसके इस्तेमाल की जाती थी। ये तो हो गया फर्स्ट कि मनुस्मृति के बुक से मिला। दूसरा, द फेमस बुक अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य। इनके बारे में कौन नहीं जानता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, अगर कौटिल्य के बारे में नहीं जान रहा है तो पता नहीं वो क्या जान रहा है। तो इन्होंने एक बुक लिखा है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र बुक में बहुत अच्छे तरीके से पूरे डिटेल्ड वे में उस समय का जो टैक्स सिस्टम था इंडिया में उसकी जानकारी दी गई है, जो कि काफी विस्तृत है। इसलिए उसे मैं यहाँ पे या इस लेक्चर में शामिल नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, वहां पर भी इस टैक्स सिस्टम के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में विस्तृत ब्यौरा जो है वो दिया गया है। तो मालूम चला कि भाई उस समय भी टैक्स था। एक और है बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, और वो है एक संस्कृत के स्कॉलर थे कालिदास। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है उस समय कि जस्ट एज द सन extracts water from its reservoirs and gives it back in the form of showers। से मैं लिख दे रहा हूं, कहने का अर्थ यहां पर है कि जिस प्रकार सूर्य वाटर रिजर्वायर मतलब जलाशय, तालाब वगैरह से, नदी वगैरह से पानी सोखती है या लेती है, बोलिए आप, और वही पानी वर्षा के रूप में लौटा देती है कि नहीं? कितनी अच्छी बात है। जैसे सूर्य जलाशयों से पानी सोखती है या लेती है और वही पानी वापस कर देती है इन द फॉर्म ऑफ शावर्स और इन द फॉर्म ऑफ रेन। आप ही से लिया और आप ही को दे दिया। ठीक इसी तरह सो डज द रूलर एक्सट्रैक्ट्स टैक्स फ्रॉम हिज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब यहां पर क्या हो रहा है, सिटीजन। ठीक इसी तरह जो रूलर है, जो राज करने वाले हैं, राजा बोलिए या सरकार बोलिए, वो क्या करते हैं, अपने सिटीजन से, अपने यहाँ के लोगों से टैक्स वसूलते हैं और उन्हें वापस दे देते हैं प्रोस्पेरिटी के रूप में, समृद्धि के रूप में। और ये प्रोस्पेरिटी जो है एक विस्तृत शब्द है जिसमें आपका सुरक्षा आ गया, शिक्षा आ गया, फिर से डेवलपमेंट आ गया। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो टैक्स दे रहे हैं
तो गवर्नमेंट को अगर दे रहे हैं या अपने रूलर को दे रहे हैं तो वो गवर्नमेंट अपने पॉकेट में डाल ले रही है। हालांकि आजकल परिस्थिति बदली हुई है, लेकिन हम लोग तो भाई थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल तो बात अपने को करना है नहीं यहाँ पे, नहीं तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने अगर कोई टैक्स दिया है तो वह गवर्नमेंट जो है वो अपने पॉकेट में टैक्स डाल रही है, नहीं। वो टैक्स आपसे वसूलती है और वही टैक्स आपको वापस भी करती है आपके सुरक्षा देने के लिए, आपकी शिक्षा में, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा बात कहा था कालिदास ने, बहुत पहले की बात है कि जैसे सूर्य जलाशयों से पानी निकालता है, एक वर्षा के रूप में उसे वापस देता है, पानी निकाल लिया और वर्षा के रूप में उसे वापस देता है, ठीक वैसे ही शासक अपनी प्रजा से कर वसूलता है एवं समृद्धि के रूप में उन्हें वापस करता है। Just as the sun extracts water from the reservoirs and gives it back in the form of showers, so does the ruler extract tax from his subjects and gives it back in the form of prosperity। ठीक है, तो इन सभी कोट से या हम लोगों ने जो दो तीन चीज बात देखी, यहाँ पर मैंने हम मनुस्मृति की बात की, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक की बात की, या यहाँ पर संत कालिदास के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट की बात की, तो इन सभी से ये क्लियर हो जाता है कि प्राचीन भारत में एक वेल प्लान्ड टैक्स स्ट्रक्चर मौजूद था। धीरे धीरे यही डेवलप होते होते मॉडर्न इंडिया में पहुंच गया। ठीक है, तो ये था आपका एंशिएंट इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टैक्स स्ट्रक्चर इन मॉडर्न इंडिया या इनकम टैक्स इन मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया के जब इनकम टैक्स की बात करते हैं तो हम लोग सब ऐसे तो बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं, लेकिन जो फाउंडेशन है इसकी, अगर हम लोग न्यू की बात करें तो वो है द एक्ट ऑफ 1860, इनकम टैक्स एक्ट या द एक्ट ऑफ 1860। The history says that the tax in its modern form was first introduced in India during British rule। ये मॉडर्न इंडिया में अगर हम लोग टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो वो सबसे पहले ब्रिटिश रूल में ही भारत में लाया गया था। कि जैसा कि हम लोग जानते हैं 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था और भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, 1857 में भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उसी को कुचलने के लिए, इसी को क्या करने के लिए, दबाने के लिए या कुचलने के लिए उस समय का जो ब्रिटिश शासन था, उसने काफी धन व्यय किया था, उसने काफी धन खर्च किया था। यहाँ पर जो एक्सपेंसेस था गवर्नमेंट का वो क्या हो गया था, काफी बढ़ गया था, काफी धन खर्च करना पड़ा था। तो अंग्रेजों के सामने उस समय धन की समस्या आने लगी कि भाई हमने तो सारा खर्च कर दिया, अभी विद्रोह ठीक से दबा भी नहीं या दब भी गया, लेकिन हमारे सामने अब क्या है, समस्या आ गई है। तो उसी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को, उन्हीं फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को खत्म करने के लिए या दूर करने के लिए उस समय के फाइनेंस मेंबर
उस समय के फाइनेंस मेंबर, इनका नाम आपको याद रखना है, उस समय के फाइनेंस मेंबर थे, ये है सर जेम्स विल्सन। सर नहीं लगाना चाहिए लेकिन चलो ठीक है, नाम है तो भाई लगा दो। सर जेम्स विल्सन ने काफी विरोध के बावजूद भी पहला आयकर कानून प्रस्तुत किया। पहला आयकर कानून प्रस्तुत किया था किसने? सर जेम्स विल्सन ने। और कब पेश किया था? तो ये डेट याद रख लीजिएगा, ये डेट था आपका 24 जुलाई 1860। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा दिखने लगा होगा कि क्या हुआ था भाई। 24 जुलाई 1860 को इसे स्वीकृति दी गई थी, इसे स्वीकृति दी गई। ठीक है, आपको दिखने लगा होगा कि क्या हुआ था उस समय। तो थोड़ा सा एक बार जल्दी से इसको हम आपको ये कर दे रहे हैं कि दी एक्ट ऑफ 1860 जो है वो ब्रिटिश शासन जब हमारे यहाँ था तो उस समय ये सबसे पहली बार लगाया गया था। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 1857 में भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसी विद्रोह को दबाने के लिए जो ब्रिटिश शासन था उस समय, उससे काफी खर्च करने पड़े थे और उसके सामने बहुत सारी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ गई थी उस समय। तो उन्हीं फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को दूर करते हुए काफी विरोध के बावजूद भी सर जेम्स विल्सन ने पहला आयकर कानून जो है वो भारत में पेश किया। और इस कानून को जो उस समय के गवर्नर जनरल थे उसने 24 जुलाई 1860 को इसे स्वीकृति दी। तो उस दिन से ये एक्ट बन गया था, द एक्ट ऑफ 1860 के नाम से जाना जाता था। तो उस समय की अगर हम लोग महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखें तो क्या थी उसमें कि वहां पे जो टैक्स का रेट था वो रेट था कितना? 2%। टैक्स रेट था 2%। अगर आपका इनकम वाज बिटवीन 200 एंड 500, अगर आपका इनकम 200 और 500 के बीच में है तब आपको टैक्स कितना लगता था? 4%, 2%, सॉरी। और अगर आपका इनकम 500 से ज्यादा था, इनकम इज अबव 500, तो आपको कितना टैक्स लगता था? 400। इसका मतलब क्या हुआ? अप टू ₹200 एग्जेम्प्ट था। ठीक है, अप टू ₹200 एग्जेम्प्ट था, मतलब अगर आपका इनकम 200 तक है तब आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका इनकम 200 से ज्यादा है लेकिन 500 से पहले 500 तक है तब आपको 2% टैक्स लगेगा। और अगर आपका इनकम 500 से ज्यादा था तब कितना टैक्स लगेगा? 4% लगेगा। ये उस समय की बात थी। तो ये था 1860 जब पहली बार भारत में आयकर कानून पेश किया गया था। किसके द्वारा? सर जेम्स विल्सन के द्वारा। और इसे कब स्वीकृति दी गई थी? 24 जुलाई 1860। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण चेंजेस हुआ था वो हुआ था 1886 में, 1886 में। इसमें क्या था? ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा बात को। The Act of 1886 was an important landmark in the history of Indian tax system. According to this act, agricultural income was exempted. यहां पर पहला महत्वपूर्ण बात जो हुआ था
वो था एग्रीकल्चरल इनकम को डिफाइन किया गया था। एग्रीकल्चरल इनकम को क्या किया गया था? डिफाइन किया गया था कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या था? एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्पशन दिया गया था कि इस पे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, जो कि आज तक चला आ रहा है। ठीक है, तो ये माइलस्टोन था 1886 एग्रीकल्चरल इनकम के लिए। उस समय जो इनकम थे वो 4 पार्ट में डिवाइडेड थे। इनकम्स वेयर, जैसे अभी 5 हेड में है ना, उस समय 4 हेड्स में डिवाइडेड थे, या 4 पार्ट्स कहते थे उस समय हम लोग, डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। वो 4 पार्ट्स क्या क्या थे? तो फर्स्ट पार्ट को कहा जाता था इनकम फ्रॉम सैलरीज एंड पेंशंस। ठीक है, अभी भी है यही चीज, पेंशन वाले को खाली इसी में मिला दिया गया है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला पोर्शन में ले दिया गया है। सेकेंड वन था आपका प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज। प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी लगभग मिलता जुलता था आपका बिजनेस और प्रोफेशन से। उसके बाद था आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, चौथा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। और जो लास्ट था वो था आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये उस समय का टैक्स स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये था तीसरा महत्वपूर्ण बात कि 4 हेड में डिवाइड थे वहां पर। उसके बाद जो चौथा जो इंपॉर्टेंट बात उस समय बताया गया था वो था कि 2000 से ऊपर इनकम है आपका, मैं हिंदी में बता रहा हूं कि 2000 से ऊपर इनकम अगर है आपका तो उस पर आपको फ्लैट टैक्स लगता था एट द रेट ऑफ 2.6%। फ्लैट टैक्स का रेट लगता था 2.6%। ठीक है, ये मीन्स 2000 तक का इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है, एंड इफ इनकम एक्सीड्स 2000 देन यू विल हैव टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 2.6%। ये बात था उस समय का। उसके बाद यहां के बाद 1918 से 1956 तक लगभग 30 बार इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ। तो बहुत संख्या है, 30 बार बहुत संख्या है, तो सबको तो यहां पे शामिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन फाइनली जो रिफाइंड होकर के आया वो हम लोगों के पास अभी भी मौजूद है, और वो है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। यह है हमारा इनकम टैक्स 1961। ठीक है, तो ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम, ये ध्यान रखिएगा कौन सा कमेटी है ये, तो श्री महावीर त्यागी कमेटी। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ श्री महावीर त्यागी कमेटी
इनकम टैक्स बिल 1961 was presented in Lok Sabha on 24 April 1961. After passing through both houses of parliament, means Lok Sabha and Rajya Sabha parliament, the bill was approved. The bill was approved by the president on, ये डेट ध्यान रखना है आपको, 13th September 1961, and the act came into force on 1st April 1962. ठीक है। चूंकि अब थोड़ा सा पहले समझिए, बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस फ्रॉम श्री महावीर त्यागी कमेटी थे वो, जिनके रिकमेंडेशंस के आधार पर ये जो है एक्ट उस समय बनाया गया था। तो लोकसभा में ये पेश हुआ किस दिन, 24 अप्रैल 1961 को, और वहां से पास होने के बाद, दोनों हाउसेस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ने इसको अपने असेंट दी, अपनी सहमति दी है 13 सितंबर 1961 को, और तब जाकर के ये पूरे देश में लागू हुआ 1962। तो इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब तो खैर इस बात का कोई मायने होता ही नहीं इंक्लूडिंग वाला, अब तो जम्मू कश्मीर में भी नियम लागू हो ही होते हैं। तो उस समय भी जब ये हुआ था तो वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ था वो, क्योंकि ये धन विधेयक है, धन विधेयक बोलते हैं इसको हम लोग, विधेयक या मनी बिल। तो मनी बिल जम्मू कश्मीर में भी लागू होता था। ठीक है, तो ये है भारत के टैक्स का इतिहास। अब जल्दी से आज हम लोगों ने क्या देखा उसको गो थ्रू करता हूं, आगे भी बताना है लेकिन फिर लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बोरिंग लगने लगेगा। तो एक बार जल्दी से हम लोग वापस आते हैं पीछे और उसको रिपीट कर लेते हैं एकदम जल्दी से। आप एक बार देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ये मैंने आपको कहा कि टैक्स देते हैं, आप लोग बोल रहे थे कि नहीं हम तो बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, हम क्यों टैक्स देंगे, पिताजी देते हैं। तो मैंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा कि दो ही बातें सच है भाई, जन्म लिया है तो मरना भी निश्चित है, और जब तक जीना है तब तक टैक्स तो देना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दिया, न्यूक्लियस मॉल में आप मूवी देखने गए, पीवीआर में आपने मूवी देखा, कावेरी में आपने खाना खाया, वहां पर आपने क्या टैक्स दिया क्या नहीं दिया आपको देखना है। और अगर आप नहीं देखें अभी तक तो जाकर के देखिएगा, अगले बार तो संडे को जाइए अपने। उसके बाद सरकार हमसे टैक्स क्यों वसूलती है, तो सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रेलवेज, रोड, ब्रिजेस, डैम्स, इन सब में खर्च होती है सरकार को, तो उसी के लिए सरकार हमसे कर वसूलती है। ये दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये सब आप देखा। ये एंशिएंट इंडिया में मनुस्मृति की बात की गई है, अर्थशास्त्र की बात की गई है, स्वामी कालिदास की बात की गई है। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ देखने को मिला कि प्राचीन भारत में भी टैक्स जो है वो प्रिवेल करता था, कोई नया चीज नहीं है हमारे लिए।
मॉडर्न इंडिया में मैंने बात की 1860 की, और वहां पर मैंने सिपाही विद्रोह का बात किया। सर जेम्स विल्सन का नाम लिया गया है। 24 जुलाई 1860 को इसे एक्सेप्टेंस दी गई थी गवर्नर जनरल के द्वारा। टैक्स रेट था 200 तक का इनकम एग्जेम्प्ट, 200 से 500 तक है तो आपको 2% और 500 ज्यादा है तो 4% टैक्स लगता था वहां पर। 1886 में बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ था, एग्रीकल्चरल इनकम को डिफाइन किया गया था, उसे एग्जम्पशन दिया गया था। जो इनकम थे वो 4 हेड्स में डिवाइडेड थे उस समय, और 2000 से ऊपर अगर आपका इनकम था तो आपको फ्लैट 2.6% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद 1918 से 1956 तक लगभग 30 बार इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं, तब जाकर के फाइनली रिफाइंड वे में हमारे पास 1961 का एक्ट आया है, जो कि प्रेजेंट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ श्री महावीर त्यागी कमेटी, और इसे लोकसभा और राज्यसभा से सहमति मिली है। 24 अप्रैल 1961 में प्रेसिडेंट ने अपना हस्ताक्षर किया था 13 सितंबर 1961 को, तब जाकर के ये 1 अप्रैल 1962 को पूरे भारतवर्ष में एक ही साथ लागू किया गया था। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। अगले वाले क्लास में हम लोग इनकम टैक्स के बारे में और जानेंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में डिफरेंस देखेंगे, इनकम टैक्स देखेंगे क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्या होता है। तब जाकर के आपका जो बेसिक का लेक्चर था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे अपने आगे के चैप्टर्स में। ठीक है, तो आज के लिए क्लासेस को यहीं पर एंड किया जा रहा है। थैंक यू।